हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आज हाजिर हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं बना रहा हूँ सभी के लिए, उन सभी लोगों के लिए जिनका जेआरएफ क्वालिफाइड है, जिनका नेट क्वालिफाइड है या जिनका नेट जेआरएफ दोनों में से कुछ भी क्वालिफाई नहीं हो पाया, पर आप फिर भी जो है पीएचडी अपनी परस्यू कर सकते हैं, पीएचडी में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो जिनका भी जेआरएफ नेट निकला हुआ है, जिनका जेआरएफ नेट नहीं निकला, उन सभी को ये वीडियो एंड तक देखने, बिकॉज पूरा कंप्लीट प्रोसीजर, पूरा कंप्लीट प्रोसेस और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आज आपको देने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो बिफोर दैट आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट researchphd.in, जहाँ हम आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कहाँ कहाँ पे अभी रीसेंट वैकेंसीज आई हुई हैं वो सारी के सारे आपको हम अवेयर कराते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर वेबसाइट। पीएचडी एंड रिसर्च जो सेक्शन दिया हुआ है वहाँ पे आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और करियर कॉर्नर में आपको जो भी वैकेंसीज आई हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, उन सब की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये जो ब्लॉग पोस्ट आपको दिया हुआ है, इस ब्लॉग पोस्ट में आप जो है क्विजेस कर सकते हैं जो कि डेली बेसिस पे आते हैं। लर्निंग में हमने पीडीएफ्स अपलोड की हुई हैं जिसमें आप पढ़ सकते हो ईजी वे में रिसर्च एप्टीट्यूड की, स्टैटिस्टिक्स की। और वीडियो चैनल में हमने मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ जो कि अक्सर आप पूछते रहते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, रिसर्च पेपर कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा हम लोग फेसबुक पे भी हैं, आप हमको फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम अपनी वीडियो की लिंक्स और क्विजेस की लिंक्स वहाँ प्रोवाइड करते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको वीडियोस वगैरह मिल जाते हैं। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं, ध्यान से आपको सुनना है कि अब आपका क्या काम है, अब आपको क्या चीज़ करनी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ये चीज़ करते हुए, जब तक जेआरएफ नहीं निकलेगा तब तक हम पीएचडी नहीं करेंगे या तब तक हम पीएचडी के बारे में नहीं सोचेंगे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप लोग, है ना। मेरा भी इससे पहले जब मैंने जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था अपने, मेरा ना नेट था ना ही जेआरएफ था, पर फिर भी मैंने जो है अपना एंट्रेंस जो है, उस यूनिवर्सिटी ने जो एंट्रेंस कंडक्ट करवाया है वो एंट्रेंस मैंने दिया और उस एंट्रेंस के बेसिस पे मेरा क्वालिफाइड हुआ एंट्रेंस और फिर आगे जा कर के मैंने अपना जो है पीएचडी की जर्नी स्टार्ट की। तो आप बिल्कुल अपने मन से ये चीज़ हटा दीजिए कि आप हम लोग बहुत सारे हम लोग के अंदर मेंटालिटी ये रहती है कि हम एक जगह बिल्कुल अपना टेंशन रखते हैं कि नहीं नहीं अभी हमें बस जेआरएफ निकालना है। पर आपको एक चीज़ बिल्कुल ये ध्यान देनी है कि अगर आपके साथ में पीएचडी चल रही है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और एक ही चीज़ में डूब जाते हैं कि बस हमें जेआरएफ निकालना है, जेआरएफ निकालना है। पर आप जिस चीज़ के लिए जेआरएफ निकाल रहे हो, दैट इज़ पीएचडी, अगर वो आपका हो जाएगा या वो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में, जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अगर आप कर दोगे, अगर आपने एडमिशन ले लिया, तो आपका जो टाइम है वो सेव हो रहा है और आप लेस बर्डन के साथ अपना जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मैं उन सभी लोगों को सलाह दे रहा हूँ जिनका नेट जेआरएफ नहीं निकला कि आप जो भी आपकी यूनिवर्सिटी, क्योंकि कोविड के पीरियड में हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी जो यूनिवर्सिटी है उनकी नोटिफिकेशंस अपने सही समय पे आ रही हैं। सबकी नोटिफिकेशंस, पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस डिले चल रही हैं, पर आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे वेबसाइट्स विजिट करते रहना है, जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे भी आप एडमिशन लेना चाहते हो। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी की एडमिशन नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं, तो विदाउट एनी डिले, विदाउट मच थिंकिंग आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अपना जो है एंट्रेंस के माध्यम से, जिनके पास नेट जेआरएफ नहीं उनकी बात करो, एंट्रेंस के माध्यम से आप अपनी जो है पीएचडी की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट चीज़ आप लोग को करनी है, ये इर्रिस्पेक्टिव आपका नेट जेआरएफ है या नहीं, फर्स्ट लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स आप बनाओ जहाँ पे आप अपनी पीएचडी परस्यू करना चाहते हो। ये बहुत ज़रूरी है ना। क्या आपने अपनी गाइडलाइंस बनाई हुई है, कहाँ कहाँ पे आप अपनी जो है पीएचडी परस्यू करना चाहते हो, उन सब की आपको क्या करनी है, उन सब की आपको एक लिस्ट बनानी है। आप कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को कैटर कर रहे हो, स्टेट को, सेंट्रल को, डीम टू बी यूनिवर्सिटी को, कोई अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे आप अपनी पीएचडी कर सकते हो, या फिर कोई इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीएम, इन सब में भी है। मतलब कुल मिलाकर के आपको अपनी जो है, क्योंकि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे जो पूरी इंडिया में 400+ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सबको देख पाना इज़ नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू लुक आफ्टर दी दैट पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन विच यू वांट टू परस्यू योर पीएचडी। ठीक है, तो वो आप बना लो अपने हिसाब से, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और एक कॉपी में लिख लो। सेकेंड जो है आपका, दैट इज़ जो भी आपने यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दी है, उसमें आप एक चीज़ पे और फोकस करो कि आपके गाइड या जो सुपरवाइज़र है वो कौन से। मैं हर एक वीडियो में एक चीज़ बोलता हूँ, बिकॉज गाइड या जो सुपरवाइज़र है उनका होना, उनका नॉलेजेबल होना, उनकी गाइडेंस, उनकी एडवाइस, उनके सजेशंस
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं यहाँ पर रैंकिंग दूँ तो मैं इसको जो है कुल मिला करके ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। यूनिवर्सिटी हो चलो ठीक है ना, आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, पर जब तक आपका गाइड आपको गाइडेंस नहीं दे रहा है, जब तक आपका गाइड आपको सजेशन नहीं दे रहे हैं, तब तक जो है आप अपनी डिसर्टेशन सही तरीके से नहीं बना पाओगे। आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। मैंने तो बहुत लोगों को देखा हुआ है, क्योंकि मैं उस फील्ड में हूँ, कि वो इधर उधर परेशान रहते हैं बिकॉज जो उनके गाइड हैं दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प हिम और हर इन दी रिसर्च वर्क। तो आपको गाइड देखना है, उनकी प्रोफाइल देखनी है, आप जिस पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च करना चाहते हो उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में आपके गाइड के पास प्रॉपर नॉलेज है या नहीं, है ना, उसके ऊपर उन्होंने जो है रिसर्च पेपर्स लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अवेयर होना ज़रूरी है। इन सब के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, प्लेलिस्ट में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, अपने आप सर्च करके आप सारी की सारी वीडियोज़ देख सकते हो। तो गाइड का जो है हेल्पफुल होना, उनकी गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें कुछ भी नहीं पता, हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है इनिशियल स्टेज पे, वी नीड गाइडेंस। तो हमको गाइडेंस मिलेगी तो ही हम अपना जो है ऑब्जेक्टिव, जो अपने नाम के आगे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है डॉक्टर लगाना, वो हम लगा पाएंगे। एंड थर्ड इज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको थोड़ा सा ये भी देखना होता है कि आपके घर, जो आप जहाँ पे आप रहते हो, जो आपका होम टाउन है, उससे जो यूनिवर्सिटी है उसमें कितना डिस्टेंस है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो यूनिवर्सिटी का चुनाव किया है वो भोपाल से किया, बिकॉज आई एम समवन हु इज़ रिसाइडिंग इन सतना। सतना भी मध्य प्रदेश में है, भोपाल भी मध्य प्रदेश में है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रात को आप बैठे तो सुबह वहाँ भोपाल में पहुँच सकते हो, ठीक है। तो मैं, अगर मुझे बुलाएंगे भी मुझे गाइड, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ सकती, बिकॉज बहुत सारी यहाँ से ट्रेन्स जाती हैं, और विद द हेल्प ऑफ रोड ऑल्सो यू कैन मूव देयर। तो आपको ये देखना है कि आपका डिस्टेंस जो है आप किस तरीके से करना चाहते हो, ठीक है। खासकर तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग जेआरएफ जिनका होगा, उनको तो एचआरए वगैरह मिलेगा, उनको तो वहाँ जा करके रहना ही पड़ेगा। पर जिनका नेट है उनको एक चीज़ फोकस करनी, क्योंकि उनको रेगुलर बेसिस पे जाने की ज़रूरत तो नहीं होती है, बस कोर्स वर्क में उनको जानना है। तो ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल आप रह रहे हो जम्मू में और आप अपनी पीएचडी साउथ में, तमिलनाडु वगैरह में आप कहीं कर लो, तो आपको मूव करना होगा वहाँ से। कभी आपके गाइड ने बुलाया, देयर इज अर्जेंसी कि आपको सिग्नेचर करने हैं या आपको आना है, तो कितना लंबा पीरियड आपको जो है लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो डिस्टेंस भी आप देखो कि अगर आपको सपोज बुलाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका जिनका जेआरएफ है, उनको तो कोई डिस्टेंस की कोई परवाह ही नहीं है, बिकॉज उनको तो वहीं रहना पड़ेगा, बिकॉज रेगुलर बेसिस पे उनको जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी पर। जो नेट क्वालिफाई हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का वर्क कर रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाई है, उनको ये चीज़ फोकस करनी है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम इग्नोर करते हैं। हमारी फैमिली भी हमारे साथ रहती है, हमको उनको भी देखना होता है, खासकर जो लोग सिंगल हैं उनको उनको भी देखना होता है। तो ऐसा भी ना हो कि आप इतना ज़्यादा उसमें गुम जाओ कि आप अपनी फैमिली का टेक केयर नहीं कर पा रहे हो। तो डिस्टेंस भी आप देखो कि कैसे आपको जो है वहाँ से ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करोगे, ठीक है। अब अब आपको क्या है, अब आपने शॉर्टलिस्ट, आपने सब कुछ बना दिया इन पैरामीटर्स के बेसिस पे। अब आपका काम है कि जो जो आपने शॉर्टलिस्टिंग की है उन सारी की सारी जो है यूनिवर्सिटीज़ को एक कॉपी पेन ले करके लिख लो। उसके बाद उनकी वेबसाइट पे आप टाइम टू टाइम बेसिस पे विजिट करते रहो, बिकॉज कोविड के टाइम पे सब कुछ डिले ही चल रहा है। कई सारी यूनिवर्सिटी की तो वैकेंसी ही नहीं आई है, चाहे किसी की भी बात कर रहा हूँ, चाहे आगे जाकर की कोई पीएससी वगैरह की वैकेंसी आने वाली थी तो वो भी नहीं आई है, पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस भी नहीं आया है। तो आपको ये करना है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको ये देखना है कि वो सारी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे आप टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या करते रहो, विजिट करते रहो, जिससे आपको पता चले कि हाँ अब आ गया है, अब नोटिफिकेशन आया है, अब मैं अप्लाई करता हूँ, फिर उसका जो आगे का प्रोसेस है वो उनके साथ आप फेमिलियर रहो। और ये तो अब आपको करना है। अब जो लोग मुझसे ये पूछ रहे थे टेलीग्राम पे कि सर मैंने जेआरएफ क्वालिफाई तो किया पर मुझे पीएचडी के बारे में कुछ भी नहीं पता, प्लीज़ गाइडलाइन दीजिए कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है, किन किन फैक्टर्स पे फोकस करना है। तो मैं आपको बता दूं, आप सब जानते हो जितनी भी यूनिवर्सिटी, तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कॉमन होता है सभी के लिए, वो होता है 55% होता है जनरल कैटेगरी का, मास्टर्स में आपका होना चाहिए, या फिर रिलैक्सेशन 5% की मिलती है फॉर रिजर्व्ड कैंडिडेट्स। वो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी रहती है, जो अपार्ट फ्रॉम नेट जेआरएफ। पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मास्टर्स, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद आता है आपका नेट जेआरएफ, है ना, या फिर विदाउट नेट जेआरएफ। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका जो है वो ये बोलती हैं कि आप जो है
अप्लाई कर सकते हो, या आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि पीएचडी एडमिशन करवा रही हैं, जिन्होंने पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, वो सब के अंदर एक फर्स्ट स्टेप रहता है कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है जिनका नेट या जिनका जेआरएफ निकला होता है, वो उनके लिए जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो एग्जाम्ड होता है, उनको वो एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये होता है एक, मैं बता रहा हूँ बहुत सारी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कि वहाँ पे जेआरएफ में तो एग्जाम होता ही होता है, पर आजकल मैं देख रहा हूँ जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ हो गई, बहुत अच्छी अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ में भी जिनका नेट क्वालिफाइड है, उनको भी जो है एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं CUCT की बात करूँ, उनमें भी ज़रूरी नहीं था, अगर आप चाहो तो आप दे भी सकते हो, बट देर इज़ नो कंपल्शन इन इट। ठीक है, तो उनका जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब जिनका नेट जेआरएफ नहीं है वो एंट्रेंस दे, और एंट्रेंस में कोई बिल्कुल घबराने वाली बात थोड़ी ना है। आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, नेट जेआरएफ की सेम चीज़ उसी में आती है ना। कितनी सारी जो मैंने इससे पहले एनालिसिस वीडियोस बनाई हैं यूनिवर्सिटीज़ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, है ना, वो आप देख सकते हो कि किस तरीके से, मतलब जो सिलेबस नेट जेआरएफ का होता है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो सेम वही होता है, उसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। पेपर 1 में क्या आता है आपका, रिसर्च आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है, वो पेपर 1 में होता है आपका। पेपर 2 में आपका पूरा सब्जेक्टिव हो जाता है, जैसे कॉमर्स है तो HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, की सब चीज़ें होती हैं, तो उसकी प्रिपरेशन करो। उसकी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हो फेलोशिप के लिए, साथ ही साथ आप जो है उसके साथ साथ आप एंट्रेंस टेस्ट भी दे दो। आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जाओ, क्यों आपको एग्जाम्शन का सहारा लेना है। जिनका एग्जाम है वो तो एग्जाम है ही, पर नहीं है तो वो भी क्या कर सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा स्कोर करके जो है पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं और इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हुआ कि जो है आपको इस तरीके से करना है। बहुत सारे ऐसे मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी होती हैं, जैसे कि मैं बात करूँ IIITM, NITs, जिनमें नेट जेआरएफ वालों को भी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे वो नहीं कहते कि आपका नेट है तो एग्जाम्ड है या आपका जेआरएफ है तो एग्जाम्ड है, वो स्टिल आपसे एंट्रेंस टेस्ट लेते ही हैं। तो वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, इट इज़ बेसिकली एप्लीकेबल टू इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो होते हैं उनमें एप्लीकेबल होता है, पर मैक्सिमम जगहों पे इनका जो नेट जेआरएफ वालों का एग्जाम्ड होता है, और जो विदाउट नेट जेआरएफ वाले हैं उनको एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जो है इंटरव्यू की तरफ जाना पड़ता है। चलिए, ये हो गया, मैंने आपको थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी के बारे में बताया। अब आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया, लिस्ट निकलती हैं, आपका सपोज लिस्ट में नाम आ गया, बिकॉज हम पॉजिटिव इंसान हैं, हम पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। जिनका नहीं एंट्रेंस क्लियर हो पाया वो तो वहाँ उसी वक्त बाहर हो गए, जिनकी लिस्ट में नाम नहीं आया, फिर उनको फिर किसी और यूनिवर्सिटी में, और आप साइमल्टेनियसली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भर सकते हो, ऐसा नहीं कि DU का भरा है तो ऐसा करना भी मत। आप 2-3 यूनिवर्सिटी को आप रखो, 1000-1500 का फॉर्म आता है, कहीं ना कहीं तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, उनको रखो ताकि आपके पास एक बैकअप रहे। अगर वहाँ सिलेक्शन नहीं होता तो कुछ ना कुछ हम सीखते हैं वहाँ से कि हमारी कम्युनिकेशन वीक थी, या हमने अपना रिसर्च प्रपोजल सही तरीके से नहीं बनाया था, तो उसको इंप्रूव करके आप दूसरी यूनिवर्सिटी में अपीयर हो सकते हो। इसके बाद आ गए, इसके बाद हमारा जो है एंट्रेंस टेस्ट, जिनका क्वालिफाई हो गया, जिनका एग्जाम था वो भी हो गया, पर इंटरव्यू में तो सबको बैठना पड़ेगा। इंटरव्यू में तो किसी प्रकार का भी आपको रिलैक्सेशन नहीं है। अब इंटरव्यू से पहले एक बहुत बड़ी समस्या आती है, वो ये है रिसर्च प्रपोजल की, कि भैया रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है। इसके ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं। रिसर्च प्रपोजल आपको ये देखना है कि जो भी इनोवेटिव, बहुत सारे लोगों का जो इंटरव्यू है वो तब भी गड़बड़ हो जाता है बिकॉज वो कोई ऐसा टॉपिक चुन लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। इससे अवॉइड करिए आप, हाँ ना, मिल तो बहुत जाएगा आपको कॉमन, बट यू शुड हैव एन इनोवेटिव थिंकिंग कि अभी क्या चल रहा है। यू हैव टू रिलेट, हमने पढ़ा है ना मल्टी डिसिप्लिनरी, है ना, और ये सब चीज़ें हम लोग ने पढ़ी। आपको इस तरीके से रिलेट करके योर रिसर्च प्रपोजल शुड बी इनोवेटिव, एंड उसमें पहले कोई रिसर्च हुई हो या ना हुई हो, पर आपके पास रिसर्च गैप्स होने चाहिए जिसको आप और एक्सप्लोर कर सको। आपके पास एक आइडिया हो, आपके पास एक रोड मैप हो, जिसकी मदद से आप जो है उस रिसर्च गैप्स को फुलफिल कर सको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बहुत कॉमन ले लेते हैं बचने के लिए, क्योंकि अब इजी लोगे तो फिर क्या है, जो इनोवेटिव थिंकिंग वाला बंदा होगा तो बैठ नेचुरल, उसने इनोवेटिव थिंकिंग यूज़ की है तो वो आपसे आगे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रिसर्च प्रपोजल के बारे में भी आप सर्च आउट करो, आप गूगल वगैरह पे आप सर्च करो, है ना, रिसर्च स्कॉलर्स में आप सर्च करो, जो भी आपको टॉपिक मन में लग रहा है कि हाँ इसमें कोई आपको टॉपिक ही सिर्फ पता है, उसको आप गूगल पे टाइप करो, आपको कुछ मिलेगा, उसका लिटरेचर रिव्यू करो। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो ऐसा सोच रहे हैं कि हमें पढ़ना भी ना पड़े और कॉपी पेस्ट करके हम आगे बढ़ जाएं, तो वो फिर कोई मतलब नहीं है ऐसी पीएचडी का, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर समस्या आएगी ही आपके लिए, चाहे आप कितनी भी कॉपी पेस्ट कर लो, पर आगे जा करके जब आप इतने यू आर जेआरएफ क्वालिफाइड और आपने कॉपी पेस्ट करके आप अंदर तो घुस गए, पर आपसे पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, या प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है, या आपसे पूछ रहे हैं पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें यूज़ होती रहती हैं और आपको नहीं पता ये चीज़, तो कितनी शर्मनाक बात है कि जेआरएफ क्वालिफाइड और आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। क्या क्या
लेवल्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, ये सब जो अपन पढ़ते रहते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल वगैरह। अब क्या हुआ आपका, अब आपका इंटरव्यू में आपको अपीयर होना है, उससे पहले आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है, जो कि मैंने बता दिया। इसका फॉर्मेट क्या रहता है, प्लेलिस्ट दी है, प्लेलिस्ट में आपको, मुझे ऐसा लगता है अगर आप प्लेलिस्ट आप देखोगे नीचे वाली, तो आपको बहुत सारे जो है डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना, जो नीचे प्लेलिस्ट दी है, क्योंकि मैंने बहुत कॉमन टॉपिक्स जो अक्सर लोगों के मन में आते रहते हैं उनके ऊपर वीडियोज़ बनाइए। फिर भी मैं बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन होता है, स्कोप होता है, जो आपकी स्टडी होती है, इसके अलावा आपका लिटरेचर रिव्यू आपको लिखना पड़ता है, प्रपोज्ड रिसर्च मेथडोलॉजी लिखनी पड़ती है, व्हाट आर द वेज ऑफ डाटा कलेक्शन, व्हाट आर द वेज ऑफ डाटा एनालिसिस। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। उसके बाद आपको लिखना होता है कि आपने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन पहले दिया हुआ है, कोई रिसर्च पेपर इसके ऊपर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, या कोई मास्टर्स में कुछ बनाया है कि नहीं बनाया है इसके ऊपर। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है रिसर्च प्रपोजल में, प्रॉपर फॉर्मेट विद एग्जाम्पल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया हुआ है। अब आपने क्या किया है, अब आपने जो है क्या प्रिपेयर कर लिया, रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर कर लिया है। अब रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करने के बाद अब फाइनल वो घड़ी आ गई है कि आपके सामने जो है इंटरव्यूअर्स बैठे हुए हैं और आपको इंटरव्यू ले रहे हैं। पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, रिसर्च प्रपोजल कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, पूरी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस रिसर्च प्रपोजल से ही उठ के आते हैं कि ये जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है आपने किस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे। तो आपका वहाँ मुंह बंद नहीं होना चाहिए, आपको जो उसमें लिखा है उससे कुछ ज़्यादा ही बताना चाहिए, अपना पूरा रोड मैप बताना चाहिए, है ना। और आपको और जो है वो बताओ आप। कुछ लोग क्या है कि नहीं आता, तो मतलब मैंने पहले भी इंटरव्यू वाले वीडियो में बताया हुआ है, कुछ भी बोलने से आप अपने आप को एक खाई में ढकेल रहे हो, क्योंकि वो ओवर स्मार्टनेस को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट बैठे हैं, एक्सपीरियंसड हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। अगर कोई ओवर स्मार्ट बनता है या सोचता है कि मैं कोई भी आंसर दे दूंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो इट इज़ टोटली बेसलेस, और इस पड़ाव पे आपको ये सब करते हुए आपको शोभा भी नहीं देता। रिसर्च प्रपोजल में आपने क्या कि रिसर्च प्रपोजल में आपसे बेसिक्स भी बहुत पूछते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि रिसर्च प्रपोजल में सिर्फ जो प्रपोजल के अंदर होता है वही पूछते हैं, नहीं, आपसे पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, टेल मी दी, गिव एन एग्जांपल ऑफ, जैसे मैंने अभी बताया, गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल डाटा। या आपसे पूछ सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। लोगों ने मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। स्क्यूनेस मतलब क्या होता है, कर्टोसिस मतलब क्या होता है, उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो, है ना, लेप्टोक्रेटिक, और ये सब चीज़ें जो हम पढ़ते रहते हैं ना स्टैटिस्टिक्स में, हम लोग पढ़ते रहते हैं इसको, जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में बताओ, एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट भी पूछा जाता है, समझ में आया। तो इसलिए उसको भी पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि आप तो वैसे भी आप अभी नए हो यार, आपको उतना ज़्यादा रिसर्च के बारे में नॉलेज नहीं, आप एंटर कर रहे हो, तो एकदम से आपसे पूछ लेंगे कि स्टडी के बारे में बताओ, तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी। तो आपसे पहले बेसिक्स पूछते हैं कि इसका जो नींव है वो कमज़ोर है कि तगड़ी है, ये भी जो है वो पता लगाते हैं। क्योंकि ऐसा भी ना हो ना कि वो ऐसे इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे जिसका बेसिक कमज़ोर हो, वो तो वैसे रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेसिक्स तो इसको आते ही होंगे, क्योंकि बेसिक्स अगर आएंगे तभी वो आगे जाकर के उसको इंप्लीमेंट कर पाएगा ना। अगर उसको पता ही नहीं क्या इंप्लीमेंट करना है तो फिर तो उसका बड़ा बुरा कंडीशन है। तो रिसर्च प्रपोजल के बारे में बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट घबराना नहीं है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और कॉन्फिडेंस और बातें तभी एक्सप्रेस कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगी। इन तीन का जोड़ रहता है, मैं आपको पहले ही कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सको, और जो बेसिक्स हैं रिसर्च की भी, जो बेसिक्स होते हैं, जो स्टैट्स के बेसिक्स होते हैं, आपके सब्जेक्ट से जो जैसे फाइनेंस लिया हुआ है या अकाउंटिंग लिया है उसके जो बेसिक्स होते हैं, उसके बारे में जो नेट वगैरह, सिर्फ नेट में जो चीज़ें आती हैं उसके बारे में आपको पूरी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। रिसर्च प्रपोज, आपका इंटरव्यू चला गया, इंटरव्यू अच्छा गया, इंटरव्यू के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस आपका रहता है कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स रहते हैं उनका जो है फाइनल लिस्ट आती है, और जैसे ही फाइनल लिस्ट आ जाती है तो फिर जो है उनको बुलाया जाता है, उनके पास एक एक ऑफर लेटर जाता है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड एज ए रिसर्च स्कॉलर इन सो एंड सो यूनिवर्सिटी, और इस तारीख से आपको क्लासेस अटेंड करनी है, पर उससे पहले आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, ठीक है। आप जाओगे अपनी जो भी नेट की जो, और आजकल तो बुला भी रहे हैं वो, एक दिन की तो बात होती है, इंटरव्यू वगैरह तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वो बुलाते हैं, जिसमें आपकी 10th 12th की और इन सब की जो मार्कशीट्स रहती हैं ये देखते हैं, और मास्टर्स की, बैचलर्स की, नेट JRF की मार्कशीट्स देखते हैं। आपने एंट्रेंस टेस्ट अगर क्वालिफाई किया है तो उसकी जो मार्कशीट है वो चेक करते हैं, और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद जो भी जब भी आपको डेट, कोर्स वर्क की डेट या जो भी क्लासेस आपकी होती हैं तब स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर आप अपनी जो है कोर्स वर्क पीरियड एंजॉय करते हो। इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने जो रिसर्च प्रपोजल जो बनाया है, ज़रूरी नहीं है कि वही रिसर्च प्रपोजल आपका आगे जा करके डिसर्टेशन में भी कन्वर्ट हो, क्योंकि आप गाइड के अंदर हो तो कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर मैं अभी कोविड का ले रहा हूँ, कोविड आगे जा करके चलेगा कि नहीं चलेगा। आप इसको अभी लो, मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है कि इतना बहुत लोगों के पास दिमाग नहीं होता है, वो और बहुत सारी अलग चीज़ें चेक करते हैं। आपकी नॉलेज वगैरह तो चेक कर ही रहे हैं, बेसिक्स हैं कि नहीं, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपका माइंड
माइंड इनोवेटिव है या नहीं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें वो चेक करते हैं। उनके ऊपर फोकस ज़्यादा रहता है और उसी चीज़ पे अपन फोकस कम करते हैं और अपन ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग को बस बहुत कुछ ज्ञान मिल जाए। वो ज्ञान आपके पास है पर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो उस ज्ञान का आपको क्या फ़ायदा है, ठीक है। पर अगर आपका रिसर्च जब उन्होंने देख लिया कि हाँ दिस पर्सन इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग, इस पर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपने एफर्ट्स और आगे जा करके कि मेरा नाम रोशन करेगा, तो वो उनको शॉर्टलिस्ट कर देते हैं। मतलब उनका बेसिक क्राइटेरिया, क्योंकि मैं अपने जो गाइड्स हैं इनसे सब कॉन्टैक्ट में आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आपका परसेप्शन क्या रहता है जब किसी को सेलेक्ट करते हो। तो उनका परसेप्शन का सेलेक्ट करने का परसेप्शन होता है कि जिस भी बंदे पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो वर्थ इन्वेस्टिंग है या नहीं। उस पर उसको चलो अभी नॉलेज नहीं है, अगर मैं उसको और नॉलेज प्रोवाइड करूँगा तो वो ग्रास्प कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसको इंप्लीमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट में पढ़ते हैं अपने टीचिंग वगैरह में कि आगे जा करके इसकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को वो चेक करते हैं। नॉलेज तो वो चेक करते करते हैं पर उनका फोकस इन सब चीज़ों पे ज़्यादा होता है। इसलिए आपका रिसर्च प्रपोजल के टॉपिक अगर चेंज भी हो जाता है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस भी हो जाते हैं, तो इट्स नॉट, कभी कभी तो किसी का पूरा कंप्लीट ही चेंज कर देते हैं, है ना, जो आपके गाइड रहते हैं। तो इतना ज़्यादा घबराना नहीं है, आपको अपनी तरफ से जितना इनोवेटिव आप रख सकते हो आप उतना इनोवेटिव रखो। क्लियर हो जाता है इंटरव्यू के बाद लिस्ट आ जाती है, लिस्ट के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होता है और आपकी पीएचडी की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। फिर कोर्स वर्क वगैरह होता है, फिर उसका एग्जाम होता है, उसके बाद फिर आप अपनी डिसर्टेशन के लिए आगे बढ़ते हो और आपके पास खूब सारी आपको नॉलेज मिलती है। ये पीरियड बहुत अच्छा होता है, आप इंजॉय करोगे आगे जा करके। सो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो जो मैंने बताया कि पीएचडी कोई भी कर सकता है, चाहे वो नेट जेआरएफ है चाहे नेट जेआरएफ नहीं है। आपको बस इतना सा कष्ट करना है कि आप इंतज़ार मत करो अपने जेआरएफ होने का, आप पीएचडी में एडमिशन ले लो, उसके साथ साथ भी आप पढ़ाई कर सकते हो, उसके साथ साथ भी पढ़ाई करके अपना नेट जेआरएफ निकाल सकते हो। इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट। बहुत सारे लोग जो हैं, इनफैक्ट मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने भी अपना प्रोफेसरशिप जब मैं पढ़ा रहा था उसके साथ साथ मैंने जो है एग्ज़ाम वगैरह क्रैक किया और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जेआरएफ जो है वो जो हाउस वाइफ्स वगैरह निकाल लेती हैं अपने घर का काम भी करते हुए, साथ ही साथ में जॉब भी करते हो, फिर एग्जाम भी क्रैक कर लेते। तो वी हैव टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, ठीक है। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से आपको अपना माइंड रखना है, लिस्ट बनानी है आपको और साथ ही साथ उसको अपडेट करते रहना है। और अब ये टाइम है आपका, इसके लिए आप वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी हम अपडेट करते रहते हैं, researchphd.in, जो मैंने आपको इससे पहले बताई। तो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो। एक चीज़ मैं आपको जरूर बोलना चाहता हूँ, अगर आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख दो, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब हम जो है अपनी सब्सक्राइबर के हिसाब से, हम पहले भी सब्सक्राइबर के हिसाब से ही चलते आए हैं आज तक, क्योंकि आप जब देखोगे ना प्लेलिस्ट तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेरी तो मेरे अंदर थी और इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप जो है अपना कोई भी आपको टॉपिक में लग रहा है कि हाँ इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में लिख दो, जिससे मैं उसको पिकअप कर सकूँ और स्लोली डेली बेसिस पे उसके ऊपर वीडियोज़ बना सकूँ। सो ऐसे वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा, इसको शेयर करिए जिससे मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो सके, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए आगे जा रहा है और आपकी वजह से ही हम लोग जो है आगे जा करके ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जो आप प्यार देते हो, अपने लाइक्स कमेंट से ऐसे हमें देते रहिए, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।